हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मैजिकल वर्ल्ड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां विंग ने अपने गुस्से में वांगजी से अपना लव कन्फेशन किया था और उसने बताया था कि वांगजी उसके लिए क्या है। वहीं विंग के पेरेंट्स वापस आ चुके थे, लेकिन जब वो विंग का गुस्सा और वांगजी और विंग की वो हरकतें देखते हैं तो उन्हें विंग पर बहुत गुस्सा आता है। विंग के फादर विंग पर हाथ उठा देते हैं और उसे 2 थप्पड़ मार देते हैं। विंग अपने रूम में गुस्से से जा चुका था। विंग को सारी चीज़ें तोड़ फोड़ रहा था और जब वो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है, वो बाहर आता है, तब विंग को पता चलता है कि लान वांगजी यानी कि बटलर लान घर से जा चुके हैं। और ये जानकर विंग का गुस्सा जो थोड़ा कुछ परसेंट तक कम हुआ था और वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। विंग वहां पर रखे एक वास को उठाता है और उसे सीधा ज़मीन पर फेंक कर कहता है, बटलर लान कहाँ है? और जैसे ही विंग उस वास को फेंकता है, उसके टूटने की इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है कि वो आवाज़ सीधा कांगसे सेरन और विचांगसे के कानों में जाती है, जो कि अपने रूम में मौजूद थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे विंग के ही बारे में। जैसे ही वो उस वास की आवाज़ सुनते हैं, कांगसे सेरन और विचांगसे बाहर आते हैं। वो विंग को देखते हैं, जहाँ विंग घर की चीज़ें तोड़ रहा था और चिल्ला रहा था, बटलर लान कहाँ है? उसे मेरे सामने लेकर आओ, बटलर लान को मेरे पास लेकर आओ। विंग चिल्ला रहा था, चीज़ें तोड़ रहा था और उसके ज़बान पर सिर्फ एक नाम था, बटलर लान, मुझे वो ला कर दो अभी के अभी। और विंग हर चीज़ तोड़ फोड़ रहा था। विंग की हरकतें देखकर कांगसे सेरन ज़ोर से चिल्लाती है, विंग! लेकिन विंग उस वास को सीधा फेंकते हुए कहता है, मुझे वो चाहिए, हर कीमत पर मुझे वो चाहिए मदर, मुझे उसे लाकर दो, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। मुझे बटलर लान चाहिए। वहीं विंग का ये पागलपन देखकर, विंग की क्रेजीनेस देखकर सभी सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सारे लोग छुप चुके थे। वहीं विचांग से ये देखकर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक मैजिकल रोप से विंग को वहीं बांध देते हैं। विंग जो कि बंधा हुआ था, उसे विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। विचांग से पर चिल्ला कर कहता है, फादर छोड़िए, मुझे रिलीज़ कीजिए, मुझे, मैं उस इंसान को वापस लेकर आऊँगा, मुझे वो चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, मुझे बटलर लान चाहिए, मुझे बटलर लान अभी के अभी चाहिए। वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे वो चाहिए। विंग जो कि चिल्ला रहा था, किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था। विंग का ये ऑब्सेशन, विंग की हालत देखकर चांगसे को पता नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अपने बेटे को इस कंडीशन में देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। विंग जो कि कभी अपनी फीलिंग नहीं बताता था, आज उसकी ये कंडीशन, क्या सच में वो बटलर लान इसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? कांगसे सेरन अपने बेटे की हालत देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांगसे सेरन खुद को नहीं रोक पाती, वो दौड़ते हुए जाती है और विंग को टाइटली हक करके कहती है, विंग प्लीज़ काम डाउन बेटा, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ विंग प्लीज़। तभी विंग चिल्ला कर कहता है, मदर मुझे वो चाहिए, अभी के अभी मुझे वो ला कर दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बटलर लान ला कर दीजिए। और ये बोलते हुए विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था। विंग की चीखें, उसको चिल्लाने के आवाज़ पूरे मैंशन में गूंज रही थी। विंग गुस्से से दहाड़ रहा था। वहीं कांगसे सेरन अपने बेटे की कंडीशन देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ शांति थी और सिर्फ विंग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो कि अभी एक ट्रेन में बैठा हुआ था और वो कहीं जा रहा था। वांगजी ये सिटी छोड़ कर जा रहा था। वांगजी सिटी से बाहर देखते हुए कहता है, ट्रेन से बाहर देखते हुए कहता है, फाइनली मैं इस सिटी से दूर जा रहा हूँ। मैं अपने मकसद के लिए आया था, लेकिन अब मेरा मकसद अधूरा रह चुका है। पर कोई बात नहीं, मैं अपना मकसद पूरा कर रहूँगा। मुझे वापस आना होगा
और ये बोलते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी ने खुद को एक हुडी से कवर कर रखा था। वांग जी का एक बाल तक दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी को कोई पहचान नहीं सकता था। उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, आंखों पर चश्मा लगा रखा था। उसका फेस पूरी तरीके से हाइड हो चुका था। वांग जी ने अपने हाथों में भी ग्लव्स डाल रखे थे, अपने बैग को, अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर रखा था। उसकी स्किन का एक कतरा तक नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वांग जी ने कोई क्राइम किया है, लेकिन नहीं, वांग जी ने कोई क्राइम नहीं किया था। वो यहाँ से छुप कर भाग रहा था, क्योंकि ये चीज़ खुद विचांगसे ने वांग जी से कहा था कि वो जहाँ वो जाए तो खुद को पूरी तरीके से हाइड कर जाए, क्योंकि वांग जी को अगर किसी ने देख लिया, विंग के किसी दोस्त ने देख लिया, तो वो विंग को इस बारे में बता देंगे और वांग जी विंग से दूर नहीं जा पाएगा। वांग जी यहाँ से जा रहा था। विचांगसे ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे ताकि वो विंग से दूर रहे। वांग जी ने भी उन पैसों को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वांग जी को पैसों की ज़रूरत भी थी। और वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अभी अपने बेड पर सो रहा था, क्योंकि इतना चिल्ला कर, इतना चीख कर उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। विंग के पास अभी उसकी मैजिकल पावर्स थी, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी कि विंग कोई बहुत बड़ा मैजिक कर सके। विंग अभी बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके फेस पर कोई लाइफ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि विंग लाइफलेस बन चुका है। विंग अपनी उन खाली आंखों से बस उस छत को ताड़े जा रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, क्या चल रहा था उसका दिमाग में, लेकिन फिर भी विंग की पलकें एक बार भी नहीं झपक रही थी। कांग्से सरन और विचांगसे, जो कि एक टक बस विंग को देख रही थी, विंग कुछ तो बोले, क्योंकि इतना चिल्लाने के बाद विंग बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग उस छत को घूरे जा रहा था। वहीं कांग्से सरन ये देखकर धीरे से कहती है, विंग, लेकिन विंग कोई मूवमेंट नहीं करता। विंग शांति से लेटे हुए बस उस छत को एक टक घूरे जा रहा था। देखकर कांग्से सरन की आंखों से साइलेंटली आंसू बहने लगते हैं। उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनकी ममता उन आंसुओं से बह रही थी। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो वांग जी की लाइफ तबाह होते हुए नहीं देख सकती। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बच्चे के प्यार को, उसके पास रहने से कोई दिक्कत थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि विंग को उसका प्यार मिले। लेकिन विंग का ये ऑब्सेशन, विंग का ये पागलपन देखकर कांग्से सरन समझ चुकी थी कि अगर वांग जी विंग के पास रहेगा तो विंग सिर्फ उसे तकलीफ देगा। विंग उसे वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा जो वांग जी डिज़र्व करता है। कांग्से सरन ने सिर्फ अपने बेटे की नहीं, बल्कि वांग जी के बारे में भी सोचा, इसलिए उन्होंने वांग जी को यहाँ से भेज दिया, यहाँ से जाने की इजाज़त दी। वहीं विचांगसे भी साइलेंटली विंग को देख रहे थे। वो बिना पल के झपकाए बस एक टक विंग को देखे जा रहे थे। विंग की वो रेड आइज़, जो कि बिल्कुल ब्लड की तरह थी, वो सिर्फ उस छत को देख रही थी। और धीरे धीरे विंग की वो पलकें भारी होने लगती हैं और वो आंखें बंद हो जाती है। विंग सो जाता है। ये देखकर कांग्से सरन राहत की सांस लेती है, क्योंकि विंग पूरे 3 घंटों से लगातार बिना पल के झपकाए सिर्फ छत को घूरे जा रहा था। कांग्से सरन तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, कहीं उनके बेटे को कुछ हो तो ना गया हो, लेकिन विंग सो चुका था। ये देखकर कांग्से सरन राहत की सांस लेती हैं। वो दोनों उठते हैं और बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी सिटी छोड़कर निकल चुका था। अब हम एक हफ्ते बाद देखते हैं। एक हफ्ते बाद वी मैंशन में कांग्से सरन, जो कि फूड वगैरह सब कुछ लगा रही थी, अब वी मैंशन में कोई बटलर नहीं था, क्योंकि अब बटलर इस मैंशन में अलाउ ही नहीं थे। सभी सर्वेंट्स अपने काम को कर रहे थे। कांग्से सरन सारा फूड लगाती हैं, लेकिन स्वीट नहीं, क्योंकि अब वी मैंशन में स्वीट बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे, क्योंकि इस घर में अब स्वीट्स बंद हो चुकी थी, और ख़ासकर स्ट्रॉबेरी केक। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये सुनकर कांग्से सरन पलट कर देखती है। वहाँ से विचांगसे आ रहे थे, जो कि प्रॉपरली रेडी थे। कांग्से सरन के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो विचांगसे की टाई सही करते हुए कहती हैं, तो आप आ गए। ये सुनकर विचांगसे अपनी वाइफ के गले में अपनी बाहें डालकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल हुजूर, भला हम आपके हुक्म की
आपके हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपका हुक्म हमारे सर आँखों पर। और ये सुनकर कांग्सी सरन हल्का सा स्माइल करती है और विचांगसे के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, तो आपको अपने हुक्म का सारा काम करना पड़ेगा। जो सुनकर विचांगसे कहते हैं, जो हुक्म फरमाइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और ये बोलकर वो प्यारी सी स्माइल कांग्से सरन को पास करते हैं। फिर कांग्से सरन और विचांग से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक और पर्सन आता है, जिसके आने से पूरे मेंशन का माहौल ही चेंज हो जाता है। सीढ़ियों से उसके शूज़ की टक टक की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ उसका वो कोल्ड ओरा फैल रहा था। उस पर्सन की प्रेजेंस ही इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि वहाँ पर काम करने वाले सर्वेंट, जो कि इतने टाइम से वहाँ शांति से काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगते हैं, जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। वो पर्सन अपने हाथ में अपनी फ्लूट लेकर आ रहा था। वो आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसे देखकर कांग्से सरन की स्माइल फ्रोज हो जाती है। उनके स्माइल उनके होठों से हट जाती है। विचांगसे के फेस पर भी जो सॉफ्ट लुक था वो भी चला जाता है। वो दोनों उस पर्सन को देखते हैं जो कि अपना फूड खा रहा था। वो शांति से अपने फूड को खा रहा था। कांग्से सरन धीरे से कहती हैं, विंग। लेकिन तभी विंग अपनी मदर की तरफ डेथ क्लियर देता है और ये देखकर कांग्से सरन की सांसें ही अटक जाती है। विंग कोल्डली कहता है, कॉल मी वुशान, मैडम वी। और ये सुनकर कांग्से सरन चुप हो जाती है, क्योंकि जब से वांगजी गया था विंग का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। विंग अपनी फैमिली से भी गैरों की तरह बर्ताव करने लगा था। विंग ने अपने मदर फादर से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि विंग को पता चल चुका था कि वांगजी को यहाँ से भेजने में उसके मदर फादर का हाथ है। उन्हीं की वजह से वांगजी यहाँ से गया है। और तब से विंग ने उन्हें मदर फादर कहने की जगह मिस्टर वी और मिसेस वी कहना शुरू कर दिया था। अब वो उन्हें मदर फादर नहीं कहता था, और वहीं उसने उनसे अपने आप को विंग कहने का हक भी छीन लिया था। अब वो भी उसे वुशान ही कहते थे। विंग उन लोगों की तरफ देखता है, जिसे देखकर कांग्से सरन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा पाती। विंग उस खाने को वहीं बीच में छोड़कर उठने लगता है। तभी कांग्से सरन कहते हैं, वुशान, खाना तो खा लो प्लीज़, कुछ तो खा लो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। जो सुनकर वुशान जाते हुए कहता है, मेरी फ़िक्र का झूठा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मैडम वी, चिंता मत कीजिए, मरूंगा नहीं मैं। और ये बोलकर वुशान यानी कि विंग वहाँ से चला जाता है। विंग कार में बैठता है। ड्राइवर उसे उसकी कार को नहीं चलाता। विंग खुद अपनी कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। वहीं विचांग से विंग को ज़्यादा देख कर कहता है, ये लड़का। तभी कांग्से सरन कहती हैं, बिल्कुल बदल चुका है। फिर वो विचांग से की तरफ देख कर कहती हैं, पहले हमारा विंग थोड़ा मुस्कुराता तो था, लेकिन अब तो उसकी हंसी, उसकी वो वॉइस, सब कुछ बदल चुकी है। मुझे नहीं पता था मेरा एक फ़ैसला इतना बड़ा कदम उठा लेगा। विंग पूरी तरीके से बदल चुका है। उसने तो हमसे विंग कहने का भी हक छीन लिया है। अब हम उसे वुशान बुलाते हैं, जैसे कि हम कोई गैर हो। वो हमारा बेटा है, लेकिन उसने तो हमसे अब ये हक भी छीन लिया। और ये बोलते हुए कांग्से सरन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। विचांग से उन्हें संभालते हैं और वो उन्हें संभालते हुए कहते हैं, कांग्से, संभालो खुद को, अगर तुम टूट जाओगी तो विंग को कौन संभालेगा। ये सुनकर कांग्से सरन कहते हैं, मैं कैसे उसे संभालूंगी, मैं तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो डर लग रहा है उस दिन का, जब विंग की पावर अनलॉक होगी। पता नहीं ये लड़का कितनी तबाही लेकर आएगा। मैं भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इस लड़के का गुस्सा जो इसने अपने अंदर दफन कर रखा है, उस दिन के बाद से एक बार भी चिल्लाया नहीं, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। लेकिन मुझे पता है जब इस 18 साल का होगा, जब इसका बर्थडे आएगा, जब इसकी पावर अनलॉक होगी, तब ये पक्का कुछ ऐसा करेगा कि ये पूरी दुनिया इसके नाम से भी डरेगी। मुझे डर लग रहा है। और यह सुनकर विचांग से कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इसी चीज़ का तो खौफ था कि जब विंग की पावर अनलॉक होगी
तो वो क्या तबाही लेकर आएगा। विंग अपने स्कूल में जाता है। विंग को देखकर पूरे स्कूल का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि अब सब विंग से डरने लगे थे। विंग के दोस्त अब विंग से दूर रहने लगे थे, जो उसके आसपास हंसी मजाक करते थे। अब विंग को देखकर सब साइलेंट हो जाते हैं। विंग जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। टीचर्स क्लास में आती हैं, पढ़ाना शुरू करती हैं। टीचर भी विंग से कुछ नहीं कहती। विंग अपनी नॉर्मली क्लास लेता है, फिर वो अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस करता है, जहाँ विंग के साथ कोई शॉर्ट प्रैक्टिस ही नहीं करता, क्योंकि विंग जिससे भी शॉर्ट प्रैक्टिस करता था उसे इंजर्ड कर देता था। तभी वहाँ पर वैन चाओ आता है और वो कहता है मैं तुमसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करूँगा। इस सुनकर विंग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बिना कुछ कहे उस पर अटैक कर देता है। वैन चाओ खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग की स्ट्रेंथ उसके सामने वैन चाओ की स्ट्रेंथ जैसे फीकी पड़ रही थी। विंग उसे सिर्फ 3 वारों में ही धराशाही कर देता है। वैन चाओ का हाथ डिसलोकेट हो चुका था। वैन चाओ दर्द से कराह रहा था, वहीं विंग अपनी स्वॉर्ड से म्यान में डालता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख कर हुसैन कहता है विंग, लेकिन विंग कोल्डली कहता है वुशान, और ये सुनकर हुसैन भी डर जाता है। तभी वैंशु कहता है वुशान हम तुम्हारे दोस्त हैं, जिस पर वुशान कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, और ये बोलकर वुशान वहाँ से चला जाता है। फिर वुशान अपनी कार लेता है और वो अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। वुशान ने अब वी कॉर्पोरेशन को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वुशान कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो उस इंसान को ढूंढ सके जिससे वो प्यार करता था। अब वो उससे प्यार नहीं करता, अब वो उससे नफ़रत करने लगा है। अब उसे वो चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि अब वुशान उससे बदला लेना चाहता है। वुशान अपने ऑफिस जाता है, वो अपना काम करता है। वुशान का भी एक असिस्टेंट था जो कि वुशान को सारी इन्फॉर्मेशन देता था। वुशान सारा काम करता है। कंपनी में भले ही वुशान की एज कम हो, लेकिन उसका ऑरा, उसका दबदबा कंपनी में उसके फादर के इक्वल आ चुका था, क्योंकि वुशान जैसे अब एक बार घूर कर देख ले वो इंसान वुशान के सामने कांपने लगता था। पता नहीं क्या जादू था, क्या स्ट्रेंथ थी उसकी नज़रों में कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। वुशान अपना सारा काम करता है। काम करते करते तभी उसके कानों में एक वॉइस आती है विंग, और ये वॉइस किसी लड़की की थी, लेकिन सॉफ्ट नहीं थी। ये सुनकर विंग एक नज़र अपनी चेंचिंग पर डालता है और धीरे से में जवाब देता है। तभी चेंचिंग कहती है शायद तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, और ये सुनकर वुशान धीरे से कहता है शट अप, और ये सुनकर चेंचिंग जो कि पहले शांत हो जाती थी वो भी कहती है शट अप वुशान, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारे उस बिहेवियर की है। जो सुनकर विंग कहता है मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा चेंचिंग, अपनी ज़बान संभाल कर रखो, वरना मैं तुम्हें भी डस्टबिन में डाल सकता हूँ। ये सुनकर चेंचिंग की लाफिंग वॉइस आती है, जो कि सुनकर वुशान का था तुम्हें हंसी आ रही है, जिस पर चेंचिंग कहती है तुम मुझे डस्टबिन में डालोगे वुशान, क्या सोच कर डालोगे? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे डस्टबिन में डालोगे तो क्या मैं बेकार हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। भूलो मत मैं एक स्पिरिचुअल वेपन हूँ जिसके पास खुद की एक स्पिरिट है। तुम भूलो मत मुझ जैसा वेपन इस वर्ल्ड में बहुत रेयरली मिलता है, और अगर तुमने मुझे एक बार खो दिया तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं किसी के हाथ लग गई तो तुम जानते हो मैं उसकी बहुत सारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर वुशान कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ चेंचिंग। जो सुनकर चेंचिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन मुझे डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम अपनी हाफ स्पिरिट खो दोगे। तुम अपनी आधी आत्मा, अपनी आधे स्पिरिट खो दोगे, अपनी आधी पावर खो दोगे। ये सुनकर वुशान साइलेंट हो जाता है, फिर कहता है तुम मुझे नहीं डरा सकती चेंचिंग। जो सुनकर चेंचिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें नहीं डरा सकती, क्योंकि हम दोनों की पावर एक तरीके से देखा जाए तो इक्वल में आ जाती है। पर फ़र्क इतना है कि तुम एक ह्यूमन हो और मैं एक स्पिरिट हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो सुनकर विंग कहता है
क्या तुम उसका पता लगा सकती हो? जो सुनकर चेंजिंग कहते हैं अभी नहीं, अभी मेरी भी पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। ये सुनकर विंग कहता है तो तुम उसे ढूंढोगी मेरे लिए? जो सुनकर चेंजिंग कहते हैं ऑफ कोर्स, वैसे भी मेरे मास्टर की पसंद है, मैं उसे ढूंढूंगी, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ अब ये रूड बिहेवियर बंद करना होगा। जो सुनकर हुशान कहता है ये उनकी सज़ा है, उन्होंने मुझसे उस इंसान को दूर करने की कोशिश की, उस इंसान को दूर किया जिसे फर्स्ट टाइम मैंने प्यार किया, मुझे वो पसंद आया, जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं अपना बनाना चाहता था। मेरे खुद के पेरेंट्स ने उसे मुझसे दूर कर दिया, तो इतनी तो सज़ा बनती है। इस सुनकर चेंजिंग कहती है सज़ा बनती है, लेकिन तुम जो बिहेवियर कर रहे हो, जिस पर उशान कहता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इस सुनकर चेंजिंग कुछ कहते तभी उशान कहता है तुम जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसलिए चुपचाप रहो। और ये सुनकर चेंजिंग चुप हो जाती है और विशान अपना काम करने लगता है। रात को विशान घर आता है, वो देखता है कांग से सैरन उसका वेट कर रही है खाने पर। विचांगसे ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। विंग चेंज करता है अपने कपड़े, फिर नीचे आता है और फिर वो सबके साथ डिनर करते हैं। कांग से सैरन उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो शानन से एक वर्ड नहीं कहता और वो फिर से अपने रूम की तरफ चला जाता है। ये देख कर कांग से सैरन विचांगसे की तरफ देखते हैं, विचांगसे अपने सर को हिला देते हैं। ये देख कर कांग से सैरन उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो विंग से बात करना चाहती थी, लेकिन कैसे वो बात करे विंग से? विंग तो उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, ना वो सच जानना चाहता है, ना वो कुछ और जानना चाहता है। विंग अपने रूम में आता है, चेंजिंग और बाकी सबको अपनी प्लेस पर रखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। फिर विंग अपने फ़ोन को उठाता है, जिसमें उसके पास वांगजी की एक फ़ोटो थी, जो कि विंग ने चुपके से खींची थी। विंग उस फोटो को देखता है जिसमें वांगजी स्माइल कर रहा था और उसके हाथ में एक फ्लावर था। वांगजी उस फ्लावर को बहुत ही ब्यूटीफुली देख रहा था। वो फ्लावर सनफ्लावर था, जो कि काफ़ी छोटा था साइज़ में। वांगजी उस सनफ्लावर को अपनी नोज़ के पास लाकर उसे स्निफ कर रहा था और उसने वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। विंग उस फोटो को अपने हाथों से छूते हुए कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बट ललान डोंट वरी, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। तुम्हें हाइड एंड सीक खेलने का बहुत शौक है ना, तुम खेल सकते हो, लेकिन तब तक जब तक मेरी पावर अनलॉक नहीं हो जाती। बस तुम वेट करो 2 महीने और जैसे ही मेरी पावर अनलॉक होगी बट ललान मैं तुम्हें ग्रैब कर लूँगा और फिर तुम मेरी कैद में रहोगे। मुझसे दूर भागना तो दूर, ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम मेरे पास रहोगे, मेरी कैद में। और ये बोलकर विंग के फेस पर जो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, अब उसके फेस पर एक स्माइल थी, जो कि स्वीट तो बिल्कुल नहीं थी। विंग के फेस पर एक डेंजरस स्माइल थी, एक डेविल स्माइल थी, जो कि बहुत खौफनाक लग रही थी। विंग के आँखों में एक पागलपन था, जैसे कि किसी को पाने की ज़िद हो, ऑब्सेशन हो, किसी के लिए क्रेजीपन हो। विंग उस फोटो को अपने सीने से लगा कर कहता है मैं तुम्हें इस तरीके से अपने करीब रखूँगा कि तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारा जिस्म का हर एक हिस्सा सिर्फ मेरा नाम लेगा। और ये बोलकर विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, जो कि एक विलेज में था, वो वहाँ पर काफ़ी काम कर रहा था। वांगजी एक पर्सन के साथ था जो कि वहाँ पर मौजूद था। वांगजी उसकी मदद कर रहा था। तभी वो पर्सन कहता है वैसे आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर हंगजुन। ये सुनकर वांगजी कहता है सुशे तुम काफ़ी काइंड हार्टेड हो। ये सुनकर सुशे हल्का सा शर्मा जाता है, पर वो अपनी नज़रें वांगजी की उस ब्यूटी पर रखता है, क्योंकि वांगजी लिटरली बहुत ब्यूटीफुल था और वो बस वांगजी को देख रहा था। जिस पर वांगजी अपने उन वाइट हेयर्स को अपने कानों के पीछे करते हुए कहता है क्या देख रहे हो सुशे? जिस पर सुशे थोड़ा शर्माते हुए कहता है वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। जो सुनकर वांगजी कहता है हाँ बोलो, वैसे भी बुरा मानने की क्या चीज़ है, तुम बोल सकते हो। जिस पर सुशे धीरे से कहता है
आप बहुत ब्यूटीफुल हैं हंगुंगजुन। ये सुनकर वांग जी हल्का सा लाफ करता है, हल्का सा हंसता है और कहता है थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए, वैसे तुम भी काफ़ी हैंडसम हो। ये सुनकर सुशी ब्लश करने लगता है। वहीं उसे ब्लश करता देखकर वांग जी कहता है सुशी तुम कितने शाय हो। जिस पर सुशी कहता है आप बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं हंगुंगजुन। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं मीठा बोलता हूँ, तुम तो बिल्कुल शहद डालकर मुझसे बात करते हो। ये सुनकर सुशी हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है वैसे मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, क्या तुम पियोगे। ये सुनकर सुशी कहता है क्या मेरे लिए सूप। जिस पर वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुनकर सुशी खुश हो जाता है। वांग जी एक बाउल में उसके लिए सूप लेकर आता है। सुशी उस सूप को टेस्ट करके कहता है हंगुंगजुन आपकी कुकिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं और आपकी स्वीट्स का तो क्या ही कहना। जो सुनकर वांग जी कहता है थैंक यू सुशी। तभी सुशी कहता है वैसे आपने जो स्ट्रॉबेरी केक बनाया था उसे खाकर तो मज़ा आ गया, सब कहते हैं आपके हाथ का स्ट्रॉबेरी केक बहुत ज़्यादा यमी होता है। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है, बहुत छोटी सी, उसके चेहरे पर वो बड़ी सी स्माइल नहीं आती। वांग जी धीरे से कहता है उसे भी स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है मेरे हाथ का। और ये बोलकर वांग जी ये बात अपने मन में बोलता है, लेकिन फिर उसके कानों में सुशी की आवाज़ आती है हंगुंगजुन कहाँ खो गए आप। जो सुनकर वांग जी कहता है अरे नहीं कहीं भी नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। जिस पर सुशी कहता है कुकी। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुकी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए हनी भी लाना पड़ेगा। ये सुनकर सुशी कहता है ठीक है मैं आपके लिए हनी भी लेके आऊँगा। और ये सुनकर वांग जी कहता है वैसे तुम्हें पता है हनी भी कहाँ मिलते हैं। जिस पर सुशी कहता है हाँ मुझे पता है। फिर वांग जी कहता है ठीक है तो तुम मेरे लिए थोड़े बहुत ले आना। जिस पर सुशी कहता है ठीक है मैं उन्हें लेकर आऊँगा। और ये बोलकर सुशी उस सूप को ख़त्म करता है। फिर वो वांग जी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि उस विलेज के थोड़े बाहर वाले एरिया में रहता था, जहाँ पूरा विलेज से वो बाहर रहता था, वांग जी सुशी को जाते हुए देखता है और फिर स्माइल करता है, फिर अपने घर के अंदर जाता है। वांग जी अपने घर को देखता है जो कि जिसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी, लेकिन आरामदायक सब कुछ था। वांग जी जाकर सारी चीज़ें समेटता है, सब कुछ अच्छे से अरेंज करता है और फिर जाकर वो अपने बेड पर बैठ जाता है। वांग जी कुछ सोचता है, तभी वांग जी अपने बैग को देखता है और फिर वो उस बैग को खोलता है जिसमें उसके हाथों में कुछ चीज़ आती है। वांग जी उस चीज़ को निकाल कर देखता है जिसमें एक रिबन था, एक रेड कलर का रिबन। देखकर वांग जी को कुछ याद आता है, ये रेड कलर का रिबन विंग का है। जब वांग जी विंग के चीज़ों को कभी कभी टाई करता था, तब उसकी चीज़ों को संभालता था, सब कुछ सही करके रखता था, तब वांग जी को ये रिबन विंग के पास से मिला था। वांग जी को ये काफ़ी पसंद आया था और विंग ने भी उसे दे दिया था। वांग जी उस रिबन को लेता है, उसे हल्का सा स्निफ करता है जिसके अंदर से विंग की स्मेल आ रही थी, विंग की सेंट आ रही थी। ये फील करके वांग जी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, लेकिन फिर वांग जी खुद से कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम इस तरीके से इस रिबन को स्निफ क्यों कर रहे हो, आखिर इसमें है ही क्या। और ये बोलकर वांग जी इस रिबन को दूर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल वांग जी इस रिबन को अपने करीब भी कर लेता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वांग जी जब से यहाँ आया है उसे हर पल विंग की याद आ रही है, उसकी आंखों के सामने विंग का फेस आ रहा है, विंग की बातें, विंग का वो सब, विंग का बिहेवियर, सब कुछ धीरे धीरे वांग जी को याद आ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी अनजाने में ही सही विंग को मिस कर रहा है। वांग जी उस रिबन को देखता है, फिर वो बेड पर लेट जाता है। वांग जी उस रिबन को अपने सीने से लगाता है और धीरे से कहता है शायद तुम ठीक हो गए वुशान। और ये बोलकर वांग जी उस रिबन को अपने हाथों में रैप कर लेता है और सो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। विंग और वांग जी दोनों अलग थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की याद आती भी थी। कभी कभी वांग जी की आंखों में अनजाने में ही आंसू आ जाते थे, कोई वजह ना होते हुए भी वांग जी रोने लगता था। और जब
वो ये देखता था कि उसकी आंखों में आंसू है, तो बस वो ये खुद को कहकर मना लेता था कि शायद उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है, शायद कोई और वजह है। लेकिन वांग जी की आंखें, उसका दिल, उसके जज्बात पता नहीं क्या थे, लेकिन उसके ख्यालों में, उसके सपनों में, उसकी यादों में विंग हमेशा होता था। उसके साथ, उसने विंग के साथ जो जो पल बिताए, वो हर एक पल वांग जी की यादों में थे। वांग जी चाहकर भी उन पलों को नहीं भूल पा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और आज वो दिन था जब विंग का बर्थडे था। सारे मेंशन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। वी मेंशन पूरा चहक रहा था, महक रहा था। लेकिन वी मेंशन के 2 लोगों के न चेहरों पर खुशी थी, ना कुछ और। कांग से सैरन और वी चांग से सब कुछ तैयारियां करवा रहे थे, लेकिन खुशी नहीं थी। पता नहीं क्यों आज एक अजीब सा डर था जो उन्हें जकड़े जा रहा था। एक ऐसा डर जिसे वो छुपाना तो चाहते थे, लेकिन छुपा नहीं पा रहे थे। वी कांग से सैरन के शोल्डर्स पर हाथ रखते हैं। तभी कांग से सैरन कहते हैं, हाँ हाँ वो फ्लावर वहाँ लगेंगे। जिस पर वी चांग से कहते हैं, कांग से शांत हो जाओ, संभालो खुद को। जो सुनकर कांग से सैरन पलट कर वी चांग की तरफ देखते हैं और एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहती हैं, आप तैयार हो गए? चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, फिर आप नाश्ता कीजिए। और हाँ, अगर आप आज ऑफिस जा रहे हैं तो जल्दी आ जाइएगा। जो सुनकर वी कांग से सैरन को बैक हक करके कहते हैं, कांग से क्यों खुद को झूठा दिलासा दे रही हूँ, सब ठीक है, खुद को इतना फोर्स मत करो। जिस पर कांग से सैरन जो कि खुद को संभाल रही थी, वो वी चांग की इन बाहों में आकर अपने आप को पूरी तरीके से फ्री छोड़ देती है। उनके हाथ वी चांग के हाथों पर रुक जाते हैं। जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टर्न होती है, वी चांग को हक करती हैं और हल्का सा सुबकते हुए कहती हैं, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। आज वो 18 साल का हो जाएगा, आज वो 18 साल का हो जाएगा, जिसकी पावर अनलॉक हो जाएगी। वो क्या करेगा, पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वो कुछ गलत ना कर दें। जिस पर वी कांग से सैरन को अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड करते हुए कहते हैं, कांग से शांत हो जाओ, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा, वो हमारा बेटा है, वो कुछ गलत नहीं करेगा, सब ठीक है। उस पर कांग से सैरन अपनी उन आंसू भरी आंखों से चांग से की तरफ देखते हैं, जिस पर चांग से उनके आंसू को साफ करते कहते हैं, कांग से तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे होठों पर वो स्माइल अच्छी लगती है, मुझे मेरी वो कांग से अच्छी लगती है जो जिद करती है, गुस्सा करती है, लेकिन मुझे ये वाले कांग से पसंद नहीं जिसकी आंखों में आंसू आते हो। ये सुनकर कांग से सैरन कहती हैं, मैं क्या करूं, मेरे बेटे की हालत देखकर मैं क्या करूं। इन 2 महीनों में एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मुझे वो दर्द नहीं हुआ, मुझे वो तकलीफ़ नहीं हुई जो विंग की नाराज़गी से हमेशा होती है। मुझे वो सब कुछ याद है, वो सब जो इन 2 महीनों पहले हुआ था। इनका वो पागलपन याद है मुझे, विंग की वो तड़प याद है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बेटे को तड़पते हुए देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। अरे बोलते हुए कांग से सैरन की आंखों से वे तहाशा आंसू गिरने लगते हैं। वे चांग से उन्हें संभालते हैं, लेकिन कांग से सैरन जैसे कि अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, अपना सब कुछ बयां कर रही हूँ। ये देख कर वे चांग से उन्हें अपनी बाहों में होल्ड कर लेते हैं। तभी उन्हें कदमों की आवाज़ आती है। कांग से सैरन जल्दी से अपने उन आंसुओं को साफ़ करती है। वे चांग से भी अपने उन भीगी पलकों को साफ़ करते हैं। वो दोनों पलट कर देखते हैं तो वहाँ से ब्लैक कलर के सूट में विंग नीचे आ रहा था। विंग की स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी थी। विंग ने अपने एग्ज़ाम्स दे चुका था और उसने हमेशा की तरह इस बार भी पूरी सिटी में टॉप किया था। विंग अभी भी एक टॉपर था। विंग नीचे आ रहा था। अब उसने अपने फादर के साथ कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वो एक यंग CEO था। विंग नीचे आता है, अपने उस सूट को सेट करता है। उसकी उन रेड आइज़ में आज एक अलग ही शाइन थी, एक अलग ही चमक थी विंग का, और आज अलग ही मुकाम पर था। वो 18 साल का हो चुका था।
और रात के 12 बजे उसकी पूरी पावर अनलॉक हो जाएगी। और विंग ये सोच कर ही इतना ज़्यादा खुश था। कांग से सरन विंग को देख रही थी। विंग नीचे आता है, अपनी जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पे अपनी चेयर पर आराम से लीन होकर बैठ जाता है। कांग से सरन उसे खाना सर्व करती हैं। विंग उस फूड को आराम से खाता है। विंग ने आज किसी से कुछ नहीं कहा, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। हमेशा की तरह वो शांत है, लेकिन आज कुछ अलग है। विंग खाना खाता है और फिर उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कांग से सरन कहती हैं वुशियान, जिस पर वुशियान के कदम रुक जाते हैं। वह पलट कर अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है मैडम वी। जो सुनकर कांग से सरन कहती हैं वुशियान, आज पार्टी है तुम्हारे बर्थडे की, तुम टाइम पे आ जाओगे ना? और ये बोलते हुए जैसे कि वो विंग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आ जाए। जिस पर विंग एक नज़र कांग से सरन की तरफ देखता है और फिर वहाँ से पलट कर कहता है अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आ जाऊँगा। और ये बोलकर वो शान वहाँ से निकल जाता है। कांग से सरन उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि इन 2 महीनों में विंग के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी सबको। विंग कार में बैठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने पूरे शेड्यूल को देखता है, आज उसे क्या क्या करना है। विंग कुछ मीटिंग्स अटेंड करता है। सब लोग उसे बर्थडे की विशेस दे रहे थे। उसके पेरेंट्स ने उसे विश नहीं किया, लेकिन सब लोग विंग को विश कर रहे थे। उसे उसकी अच्छी लाइफ के लिए ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन विंग ना उन ब्लेसिंग को ले रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है। पूरे विमेंशन में चहल पहल का माहौल हो चुका था। सभी गेस्ट आ चुके थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे पार्टी को, लेकिन बर्थडे बॉय तो पार्टी से ही मिसिंग था। थोड़ी ही देर बाद जब पार्टी बिल्कुल एंड पर जा चुकी थी, सभी गेस्ट धीरे धीरे वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि कांग से सरन ने उन सबको बता दिया था कि शायद विंग आज लेट हो जाएगा। तभी कार रुकती है। विंग अंदर आता है। विंग की नज़रें जो कि अभी पे बिल्कुल काम थी, विंग के उन कदमों की आवाज़ उस पार्टी के उस माहौल में अलग ही खनक डाल रही थी। विंग धीरे धीरे अंदर आता है। सभी लड़कों की नज़रें बस इस हैंडसम मैन पर थी, जिसकी आंखें ब्लड रेड कलर की थी। उसका बिजनेस सूट जो कि डार्क ब्लैक कलर का था, उसके शूज़ से लेकर उसका पूरा अटायर बिल्कुल ब्लैक कलर में था। विंग के हेयर जो कि डार्क ब्लैक थे, वो अपने इन हेयर को पूरी तरीके से सेट करके अपनी उस अट्रैक्टिव और एलिगेंट वॉक के साथ अंदर आ रहा था। उसे देखकर सभी लड़कियों का तो दिल धड़कना भूल चुका था। यहाँ तक कि लड़के भी विंग की पर्सनालिटी से पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुके थे। सभी की नज़रें विंग पर टक थी। विंग को सब लोग अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे थे। विंग अंदर आता है। तभी एक पर्सन विंग के सामने आकर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है हैप्पी बर्थडे मिस्टर वी वुशियान। और ये बोलकर वो अपने उस हाथ को बड़े ही स्टाइल में आगे बढ़ाता है। विंग उस पर्सन की तरह देखता है जिसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था और एक हाथ से वो हैंडशेक कर रहा था। ये देखकर विंग अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे हैंडशेक करता है और कहता है थैंक यू मिस्टर वेंशु। ये सुनकर वेंशु कहता है थैंक यू मिस्टर वी। और ये बोलकर वो अपने हाथ को वापस लेता है। विंग जाने लगता है। तभी फिर से आवाज़ आती है हैप्पी बर्थडे वुशियान। ये सुनकर वुशियान पलट कर देखता है तो वहाँ पर नी हुसैन और उसके बाकी दोस्त भी खड़े थे। वेंशु भी उन्हीं के साथ था। सबके फोटो पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो विंग के लिए ब्लेसिंग कर रहे थे। विंग उन्हें देखता है और अपने सर को हल्का सा नोट करता है और जाने लगता है। सभी लोग विंग को देख रहे थे, लेकिन विंग किसी पर ध्यान नहीं देता। तभी वी चांग से विंग के पास आते हैं और धीरे से उसके हाथ को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए कहते हैं विंग हमारे गेस्ट आए हैं, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सुनकर विंग जो कि जा रहा था वो 1 मिनट के लिए पॉज होता है। अपने फादर की तरफ बिना टर्न हुए कहता है मिस्टर वी ये आपके गेस्ट हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपने गेस्ट को खुद अटेंड कीजिए। और ये बोलकर विंग
अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं ये देख कर ही चांग से बस अपने सर को हल्का सा झुकाते हैं। धीरे धीरे सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग जा चुके थे। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। विंग कभी किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट नहीं होता, लेकिन आज वो इम्पेशेंट था थोड़ा सा। विंग जो कि वॉच को देख रहा था। अभी वॉच में 11:30 बजे हुए थे। विंग एक एक मिनट काउंट कर रहा था। विंग बेड पर बैठा हुआ था, तब इसके कानों में चेन चिंग की वॉइस आती है, सो जाओ वुशियान, सो जाओ विंग। ये सुनकर विंग चेन चिंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग कहता है नहीं, मैं वेट करूँगा। ये सुनकर चेन चिंग कहती है, विंग सो जाओ। इस पर विंग नाम में सर हिलाता है, लेकिन फिर से उसके कानों में चेन चिंग की वॉइस आती है, सो जाओ विंग। विंग ना चाहते हुए भी बेड पर लेट जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चेन चिंग की बात मान रहा था। विंग जैसे ही लेटता है वो चेन चिंग को अपने पास ही रख लेता है। विंग को पता नहीं क्यों, लेकिन आज वो चेन चिंग को यहीं पास में ही रखता है, क्योंकि उसने एक बुक में पढ़ा था कि जब भी आपकी पावर अनलॉक हो तो आप अपनी उस वेपन को अपने पास ही रखें जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी हो। विंग के पास ही उसकी स्वॉर्ड भी रखी हुई थी। विंग एक तरफ अपनी स्वॉर्ड और एक तरफ चेन चिंग को रखता है। और विंग जो कि इतनी जल्दी नहीं सोचता, वो अचानक ही गहरी नींद में चला जाता है। विंग जो कि सो चुका था। विंग के रूम की लाइट्स बंद थी। तभी रूम में 2 पर्सन एंटर करते हैं। ये वीचांग सर कांग से सरन थे, जो कि एक चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज विंग की पावर अनलॉक होने वाली थी और वो खुद ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। पर्दे से चांद की रोशनी बाहर आ रही थी और वो चांद की रोशनी विंग पर पड़ रही थी, जैसे कि विंग पर चांदी की परत चढ़ रही हो। विंग की बॉडी जैसे ही 12 बजते हैं धीरे धीरे शाइन करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि पूरे मून की पावर विंग अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हो। विंग की बॉडी धीरे धीरे शाइन करने लगती है। विचांग सर कांग सर बड़े ही ध्यान से ये प्रोसेस देख रहे थे। विंग की बॉडी जो कि शाइन कर रही थी। कांग से सैरन ये देख कर कहती है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, जिस पर विचांग से उठते हुए कहते हैं प्रोसेस सही चल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलकर वो धीरे से रूम से बाहर निकल जाते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं। हालांकि वो ये प्रोसेस खुद पूरा देखना चाहते थे, लेकिन फिर वो यहाँ से जाने का ही फैसला करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेंजरस हो सकता था। विंग की बॉडी जो कि धीरे धीरे शाइन कर रही थी, उसके हेयर जो कि ब्लैक कलर के थे वो लेंथी होने लगते हैं, बड़े। विंग के हेयर जो कि उसके शोल्डर तक थे वो और भी नीचे आने लगते हैं, आते आते विंग के वेस्ट तक आ जाते हैं, फिर और नीचे और नीचे। विंग के हेयर जिनकी लेंथ बढ़ती ही जा रही थी और एक टाइम पर विंग के हेयर उसके बेड से नीचे चले जाते हैं और वो नीचे फर्श पर फैलने लगते हैं। विंग की बॉडी के साथ साथ उसके वेपन तक ग्लो कर रहे थे। विंग के कपड़े धीरे धीरे राख में बदलने लगते हैं, उसके कपड़े जल चुके थे। विंग बिना कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। विंग की बॉडी जो कि नॉर्मल ही थी, उसके 6 पैक एब्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। विंग की बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। विंग की जो एनर्जी थी जो कि वाइट कलर की थी, उस पर जो मून की रोशनी सिल्वर कलर की गिर रही थी, वो धीरे धीरे चेंज होकर रेड कलर में चेंज होने लगती है। विंग के चारों तरफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है, जो कि पूरी तरीके से रोटेट हो रहा था। पूरे कमरे में हाहाकार मच चुका था और वो एनर्जी का बवंडर धीरे धीरे विंग की बॉडी में एंटर करने लगता है। विंग की पावर बढ़ रही थी। विंग को बहुत पेन हो रहा था। विंग नींद में चिल्ला रहा था, चीख रहा था और धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज़ें भी निकल रही थी। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन विंग की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे जैसे ही रात के 1 बजते हैं, ये सब कुछ शांत हो जाता है 1 घंटे के प्रोसेस के बाद, और विंग फिर से उसी गहरी नींद में जा चुका था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वैसे अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए आपकी कहानी कैसी लग रही है, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और इस कहानी को एंजॉय कीजिए।